और मध्य प्रदेश की महाडिबेट में आज बात होगी दतिया विधानसभा उपचुनाव की, लेकिन आज बात कांग्रेस की जीत की नहीं बल्कि बीजेपी की हार पर करेंगे। उस बीजेपी की जिसका संगठन सबसे मजबूत माना जाता है, वो बीजेपी जिसके संगठन और चुनाव प्रबंधन का लोहा विरोधी भी मानते हैं। फिर ऐसा क्या हुआ कि सूबे में अपनी ही सरकार होने के बाद भी, चुनावी मैदान में दिग्गजों की फौज उतारने के बाद भी दतिया में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा, और वो भी वो दतिया जो कभी बीजेपी का गढ़ हुआ करता था। 2023 में भले ही हार नहीं मिली, लेकिन दावा था कि दतिया के मैदान में फिर कमल खिलेगा, लेकिन मिशन सफल नहीं हुआ और अब उथल पुथल है। जिस कलह की गूंज पहले विपक्षी पार्टियों में सुनाई देती थी, वो अब बीजेपी में सुनाई दे रही है। भीतरघात, गुटबाजी और दगाबाजी के आरोप लग रहे हैं। दावा मजबूत है और अब बात सबूतों तक पहुंच गई है। जांच के लिए समिति बना दी गई है। हार के कारणों की जांच भी होगी। भीतरघात के आरोपी को ढूंढा जाएगा और फिर होगी कार्रवाई। लेकिन सवाल ये है कि आखिर बीजेपी में ये नौबत क्यों और कैसे आई। सवाल यही है कि क्या नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटकर गलती हो गई, और क्या इसी वजह से बीजेपी को दतिया में दगा झेलना पड़ा। आज इन्हीं सवालों पर करेंगे चर्चा, लेकिन उसके पहले ये रिपोर्ट देखिए। 2 मिनट। दतिया उपचुनाव के बाद अब बीजेपी में हार को लेकर मंथन शुरू हो गया है। सीएम हाउस में एक बड़ी समीक्षा बैठक हुई, जिसमें सीएम डॉक्टर मोहन यादव, कई मंत्री और बीजेपी के बड़े नेता मौजूद रहे। इस बैठक में बीजेपी प्रत्याशी आशुतोष तिवारी भी मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि आशुतोष तिवारी ने भीतरघात को लेकर बैठक में सबूत रखे हैं। भीतरघात को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल पहले ही साफ कर चुके हैं, जो भी नेता और कार्यकर्ता इसमें शामिल होगा उस पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। जहाँ तक रही समीक्षा समिति की बात, तो पार्टी ने निश्चित रूप से एक समीक्षा समिति का गठन कर दिया है, जिसमें प्रदेश के महामंत्री गौरव रणदीवे और अंबाराम जी कराड़ा वरिष्ठ नेता इसके सदस्य बनाए गए हैं, और एक विचार और मंथन के लिए हार के कारणों के लिए कि क्यों हम अपनी जन कल्याणकारी योजनाओं की बात अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुंचा सके या कामयाब नहीं हो सके, और भी क्या कारण रहे, क्या दिक्कतें वहां रही जिस कारण पार्टी अपेक्षित वोट नहीं ला सकी और विजय श्री नहीं पा सकी। इन बातों पर विचार किया जाएगा। दतिया उपचुनाव में बीजेपी की हार के बाद से कांग्रेस की ओर से लगातार हमला बोला जा रहा है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी का जनाधार अब खत्म हो रहा है। बीजेपी ने बड़े नेताओं को दरकिनार कर दिया है। मैं समझता हूँ 13-14 घंटे जाम हाईवे पर लगा रहा, ये सबने देखा, और ये भारतीय जनता पार्टी में पहली बार हुआ है कि मोदी अमित शाह के शासनकाल में, हिटलर और तानाशाह के शासनकाल में उनकी ही पार्टी के कार्यकर्ता उनके खिलाफ लामबंद हुए, और यहाँ तक लामबंद हुए कि पूरे देश को ये पता चल गया। अब समीक्षा बैठक में क्या कर लेंगे? समीक्षा तो स्पष्ट दिखाई दे रही है कि आपके नरोत्तम मिश्रा के साथ जुड़े हुए भाजपा के कार्यकर्ताओं ने जिस तरह का तांडव दतिया में किया, किसी से छुपा नहीं है। अब जब छुपा नहीं है तो क्या समीक्षा करेंगे? उधर बीजेपी का कहना है कि उपचुनाव में हार ज्यादा मायने नहीं रखती, फिर भी बीजेपी नेतृत्व इस पर समीक्षा कर रहा है। जो भी कारण होंगे उस पर मंथन किया जाएगा। मैंने आपको कहा है कि हम इसकी समीक्षा करेंगे और समीक्षा के जो भी निष्कर्ष निकलेंगे उसके अनुसार भारतीय जनता पार्टी कार्रवाई करेगी। देखिए, उपचुनाव का कोई बहुत ज़्यादा महत्व होता नहीं है, पर फिर भी हार होती, जीत होती है, और हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि हम इसके ऊपर चिंतन करेंगे। इसलिए चुनाव महत्व नहीं रखता। एमएलए एमपी बनना मेरे लिए कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है, पर जिनका भरोसा है उनके भरोसे को कायम रखना ये जीवन की आखिरी सांस। भीतरघातियों को आखिरी संदेश क्या कहेंगे? भीतरघातियों को आखिरी संदेश भीतरघाती कौन है तुम नेतृत्व संज्ञान में लेगा। अगर लेकिन आपने कहा है कि भीतरघात हुआ है, तो भीतरघातियों से मेरा केवल इतना ही कहना है कि जो ऐसे भीतरघाती हैं। दतिया उपचुनाव में जीत के बाद से कांग्रेस में जश्न का माहौल है। दिल्ली में एमपी कांग्रेस की एक बड़ी बैठक हुई, जिसमें आगामी रणनीति पर चर्चा की गई। कुल मिलाकर दतिया में जीत से कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं का जोश हाई है। लगातार हार के बाद से निराश कांग्रेसियों को बूस्टर डोज मिल चुका है। भोपाल से शिवकांत आचार्य के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
और इसी पर होगी आज चर्चा। हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं सबसे पहले उनसे आपको मिलवा देते हैं। वो कांग्रेस प्रवक्ता उमेश त्रिपाठी जी जुड़ रहे हैं, डॉक्टर प्रेम व्यास जी जुड़ रहे हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, सुरेश शर्मा जी जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, और सत्य प्रकाश शर्मा जी जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है न्यूज 18 पर। और डॉक्टर प्रेम व्यास, सबसे पहले सवाल मेरा आप ही से है कि कांग्रेस का तो कॉन्फिडेंस बिल्ड हो चुका है, कॉन्फिडेंस बूस्ट हो चुका है, लेकिन बीजेपी में ऐसी क्या वजह रह गई? क्या अपने ही इस हार का जिम्मेदार माने जा रहे हैं? हर कार्यकर्ता ने वहां पर संपूर्ण शक्ति और ऊर्जा के साथ में कार्य करा था, लेकिन निश्चित रूप से अगर कहीं पर भी कोई अनुशासनहीनता हुई है तो उसके खिलाफ भी अनुशासन समिति ही कार्य करेगी। और इसीलिए जिस तरह से कभी भी उपचुनाव या संगठनात्मक प्रक्रियाएं होती है, उसके ठीक पश्चात चाहे हम हारे या जीते, कार्यकारिणी होती है, समीक्षा बैठक होती है, निष्कर्ष परिणामों के ऊपर चर्चा होती है और संभावित कारणों को भी तलाशा जाता है। हार या जीत के इतर भी जब भी चुनाव या चुनाव होते तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी उन सभी जो महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं उन पर समीक्षा करती है। समस्या क्या है कि जो लोग परसेप्शंस बनाने के प्रयास कर रहे हैं, उन लोगों का परसेप्शन तो वही अमरवाड़ा की सीट पर जो कांग्रेस की सीट थी वो कांग्रेस हारी, उसके बाद राज्यसभा हारी, उसके बाद लोकसभा हारी। और मुझे लगता है सिर्फ परसेप्शंस की राजनीति, क्योंकि जीतू पटवारी जी को आज ये परिस्थिति है कि अपने ही लोग नहीं पूछ रहे। 40 स्टार प्रचारकों की सूची करते तो वहां पर पहुंचते कितने? सिर्फ 29 दिन पहुंचते। भारतीय जनता पार्टी में अगर कोई भी कार्यकर्ता अनुशासनहीनता, एक दिन की अनुशासनहीनता जो कांग्रेस में बहुतायत में मिलती है। पिछले चुनाव में जब ग्वालियर से केदार कंसाना का टिकट काटा था, आप देखिए रोड पर किस तरह से आए थे। उसके बाद हुजूर सीट से जितेंद्र सिंह जी का काटा था, सागर से शारदा खटीक जी का काटा था, उसके बाद नागौद से यादवरेंद्र सिंह का। आज हमारे समय पे अगर कोई कार्य, प्रेम जी आप कह रहे हैं कि अगर अनुशासनहीनता हुई है, इस अगर शब्द से मुझे थोड़ी आपत्ति है। इमरती देवी खुद कह रही हैं भीतरघात की बात, वो खुद कह रही हैं, आपके जो प्रत्याशी हैं उनकी तरफ से भी इस तरह की बातें सामने आई। आज खुद ये कहा जा रहा है कि कुछ सबूत पेश किए गए हैं। तो अभी भी क्या आपको लगता है कि अगर इस तरह की बातें हुई है तो फिर कार्रवाई होगी? ये मानिए ना कि भीतरघात हुआ है, कहीं ना कहीं गड़बड़ी नहीं, निश्चित रूप से हर कारण की व्यापक गंभीरता से जांच होती है, आत्ममंथन होता है और भविष्य के लिए भी सुदृढ़ योजनाएं बनाई जाती है। तो मुझे लगता है कि ये पार्टी का, और भारतीय जनता पार्टी व्यक्ति आधारित नहीं है, भारतीय जनता पार्टी विचार आधारित पार्टी। और निश्चित रूप से अगर किसी भी कार्यकर्ता ने किसी भी तरह का अगर इस तरह के अनैतिक कृत्य में लिप्त है तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। लेकिन यही कार्यकर्ता है जिन्होंने 2900 लोकसभा सीटें जिताई, जिन्होंने 3 राज्यसभा सीटें, उसके पूर्व में छिंदवाड़ा, अमरवाड़ा जो कांग्रेस से हम जीत के आए। ये तो एक परंपरागत कांग्रेस की सीट थी, हमारे कार्यकर्ताओं ने प्रयास करा, लेकिन वहां पर भी 1700 वोट कांग्रेस कम हुआ है। 3 साल वाली सीट को आप परंपरागत कांग्रेस की सीट बता दे रहे हैं। उमेश जी, बीजेपी कह रही है कि परंपरागत सीट थी। ये बताइएगा कि जीत आपके कार्यकर्ताओं की मेहनत है या फिर बीजेपी का टिकट में जो चुनाव हुआ है वो सही तरीके से नहीं हुआ, इसलिए कांग्रेस को फायदा मिला है? देखिए, दतिया में चुनाव का परिणाम तो जिस दिन नरोत्तम मिश्रा की टिकट काटी गई थी और 10 से 12 घंटे पूरी दतिया की भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों ने राष्ट्रीय राजमार्ग जाम कर दिया था, फैसला तो उसी दिन आ गया था। अब ये कह रहे हैं हम समीक्षा करेंगे। अरे भैया, पूरी जिला कार्यकारिणी भारतीय जनता पार्टी, पूरे पदाधिकारी चौराहे पे बैठे, टिकट वितरण का हाईकमान का मुर्दाबाद, मोहन यादव मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, अमित शाह मुर्दाबाद के नारे लगा रहे। अब कौन सी समीक्षा करनी है आपको? भाई, आपकी पार्टी घोर अनुशासनहीन पार्टी है, जिसमें पार्टी आपके कई गुटों में बटी हुई है। और वो दिन गए, अब तो जैन जी आपका जो है पूरा इलाज कर देगा। जिस प्रकार से आपने जनता को धोखा दिया है उसका परिणाम आपने दतिया में देख लिया है। और पूरे प्रदेश में, देश में भारतीय जनता पार्टी को एक कार्यकर्ता नहीं मिलेगा। युवा जैन जी ने ठाना है, अब आपको आपके घरों तक छोड़ के आएगा। इसका जवाब देना चाह रहे हैं डॉक्टर प्रेम, इसका कुछ जवाब देना चाह रहे हैं। जी प्रेम जी। परंपरागत सीट की जो उल्लेख कर रहा हूँ, छिंदवाड़ा अमरवाड़ा जो कांग्रेस से नहीं संभली, हमारी एक भी सीट अगर कांग्रेस के पास गई तो बता दीजिए। दूसरी तरफ जो जैन जी की बात करें, मुझे बताइए ना, गुजरात में 2012 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब उस समय बायपोल के इलेक्शन हुए थे, उसके बाद
जब रिजल्ट्स आए तो बहुतायत में भारतीय जनता पार्टी, उत्तर प्रदेश में गोरखपुर, उसके बाद में बहुतायत में जनता पार्टी। प्रेम जी, 22 बहुत राज्यों समय में बीत चुका है, बहुत समय बीत चुका है, अभी नहीं, वर्तमान की नहीं, बात इसीलिए करते तो कहा हैं। जो ठीक है, मैं perceptions लौटूंगी। बनाने के डॉक्टर प्रयास सत्यप्रकाश शर्मा जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। सत्यप्रकाश जी, जो चक्का जाम लगा, उस चक्का जाम की खूब चर्चाएं हो रही है, तो क्या इस जीतने का जो रास्ता था बीजेपी का, इस चक्का जाम ने ही रोक दिया? देखिए, सबसे पहले तो कोई भी इलेक्शन हो, आजकल इलेक्शन के रिजल्ट के बाद जो पॉलिटिकल पार्टी डिफीट खाती हैं, आमतौर पर एक सबसे बड़ा कारण बना देती हैं कि बेतरघात हुआ है। लेकिन इस इलेक्शन को अगर डीपली एनालाइज किया जाए तो उसमें मैं ये मान के चलता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो टिकट सिलेक्शन है वो कहीं ना कहीं अपोनेंट पार्टी कांग्रेस के लिए बड़ी संजीवनी बना, क्योंकि लोकल और बाहर ये मुद्दा कहीं ना कहीं उस स्तर पर कांग्रेस ने उठाया, क्योंकि आशुतोष दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी के से थे और लोकल का कांग्रेस का कैंडिडेट था। एक आपको जो महत्वपूर्ण चीज मैं बताऊं कि अगर नरोत्तम मिश्रा जैसे कद्दावर नेता को अगर रिप्लेसमेंट करना था तो उस कैडर का लीडर लोकल लेवल के हिसाब से होना चाहिए था, जिससे कि लोकल की फीलिंग वहां के कार्यकर्ता में आ सके। अगर सबसे ज्यादा अगर कोई बात मुझे जो समझ में आती है वहां पर, तो एक चीज जो वहां से रिपोर्ट निकल के आ रही कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत तो लगाई, लेकिन उस ताकत में कहीं ना कहीं जो मैनेजमेंट था वो मैनेजमेंट लोकल के हाथ में ना रहते हुए स्टेट लीडरशिप के हाथ में रहा, जिसके कारण जो चीजें होनी चाहिए थी वो धरातल पर नहीं पहुंच पाई। अब महत्वपूर्ण चीज ये आके बनती है कि इस सीट पर अगर एनालिसिस किया जाए, मैं भारतीय जनता पार्टी की हार को बड़ी हार नहीं मानता हूं। क्यों? क्योंकि नरोत्तम मिश्रा की भी जीत भी कोई बहुत बड़ी, 3 चुनाव जीते, कोई बड़ी जीत नहीं हुई, क्योंकि ये परंपरागत कांग्रेस की सीट ही रही है। इसको नरोत्तम मिश्रा ने ही भाजपा का रंग दिया था, यानी कि जब से नरोत्तम मिश्रा आए तब से भाजपा वहां चमकी। हालांकि 2023 में जब 163 बीजेपी को सीट मिलती है, लाडली बहना चलती है, तब भी नरोत्तम मिश्रा आ जाते हैं, तब क्यों किसी ने नहीं कहा कि बेतरघात हुआ? तो कहीं ना कहीं इस चीज को स्वीकार करना पड़ेगा कि जिस हिसाब से हमें वहां कांग्रेस के गढ़ में नरोत्तम मिश्रा ने जैसे चुनाव लड़े 3, अगर उसी प्रकार से चुनाव लड़ा जाता तो शायद ये छोटी हार है और वहां का रिजल्ट इर्द गिर्द 10 के इधर उधर ही डोलता रहा है जी। तो उसको फिलअप किया जा सकता था। जी बिल्कुल। सुरेश शर्मा जी, क्या मानते हैं आप कि कांग्रेस की जीत में और बीजेपी की हार में, क्योंकि इस बार का जो डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा नहीं है, तो तीसरे कैंडिडेट की कितनी भूमिका रही है दोनों दलों के रिजल्ट में? देखिए, तीसरे कैंडिडेट के बारे में सीधा जवाब यही है कि उनको जो 22,000 के लगभग वोट मिले हैं वो उनकी जाति समुदाय दल के हिसाब से और उनकी जाति के हिसाब से मिले हैं। उनको कोई जनता का समर्थन ऐसा मान करके कि प्रवाह बन गया हो, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जब भी दतिया की बात आज या आज के बाद हम करेंगे तो उसमें इस बात को बिल्कुल भी मेरा जैसा पत्रकार जो 40 साल से काम कर रहा है पत्रकारिता में, और हम लोगों ने ये खूब देखा है कि कोई भीतरघात जैसी बात नहीं है। केवल 2 पोलिंग बूथ पर 2 राउंड की गिनती में आने वाले पोलिंग बूथ को यदि ठीक से मैनेज कर लिया जाता तो यह सारा वातावरण बदल जाता। उसका कारण बताता हूं मैं आपको। आप 13, 14 और 15 राउंड की जो गिनती है उस गिनती के ऊपर ही केवल नजर डालिए तो इसमें भाजपा ने 6,500 वोटों की कवरेज की है। यानी 12,000 वोट से लीड लेने वाले आदमी को 6,016 पर लाकर 3 राउंड की काउंटिंग में ला दिया। यदि उसी क्षेत्र के पास के 2 राउंड की काउंटिंग के पोलिंग बूथ को मैनेज भाजपा और कर लेती, जो भाजपा के परंपरागत वोट थे, यदि ऐसा कर लेती तो निश्चित रूप से ये चुनाव परिणाम बदल जाता। एक बात इसका आप जो है आंकड़ों के हिसाब से एनालिसिस कर लीजिए। दूसरी बात जो है, इस बात से सब सहमत हैं, बाकी पैनलिस्ट भी सहमत हैं और मैं भी इस बात से सहमत हूं कि नरोत्तम मिश्रा की टिकट काटने के बाद 2 चीजों का आपको मैनेज करना चाहिए था, हाईकमान को भी, प्रदेश के संगठन को भी। वो ये था कि जो कार्यकर्ता में आक्रोश पैदा होगा उसको कैसे सेट किया जाएगा। तो मेरा मानना है कि कार्यकर्ता के आक्रोश को भारतीय जनता पार्टी की प्रादेशिक लीडरशिप ने सही से कर लिया, लेकिन जो मतदाता मूलतः भाजपा का है उसके अंदर जो आक्रोश था उस आक्रोश को मैनेज नहीं कर पाए, इसलिए 2 राउंड की पोलिंग में भाजपा हार गई। मैं आपको एक चीज और आपका ध्यान दिलाता हूं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में मैंने कुशाभाऊ ठाकरे जी जब मध्य प्रदेश में भाजपा की शुरुआत कर रहे थे
जी। उस दिन से मैंने देखा है, एक भी समय काल ऐसा नहीं है जिसमें प्रदेश का संगठन महामंत्री नहीं हो। ये पहला ऐसा अवसर है कि भारतीय जनता पार्टी का के पास उनका निजी संगठन महामंत्री नहीं है। मैं आज तक नहीं समझ पाया हूं कि जो 2 महामंत्री संगठन केंद्रीय दृष्टि से काम कर रहे हैं, उनकी मध्य प्रदेश में इतनी क्या रुचि है कि वो मध्य प्रदेश के संगठन मंत्री नहीं बनने दे रहे। तो ये एक गंभीर बात है, क्योंकि देखिए आप ये मान करके चलिए कि दिल्ली का काम देखने वाला या जोन का काम देखने वाला मध्य प्रदेश के कार्यकर्ता पर उतना ही प्रभाव नहीं डाल पाता जैसे हितानंद जी थे या बाकी और थे वो डाल पाते थे। इसलिए आप सीधा ये मान करके चलिए कि ये हाईकमान की गंभीर पॉलिटिकल चूक है। एक बड़े नेता के रिप्लेसमेंट के लिए आपने एक ऐसे व्यक्ति को चुनाव मैदान पर उतारा जिसकी पब्लिक कोई अप्रोच नहीं है, उसको वो संतुष्ट नहीं कर पा रहा था, आकर्षित नहीं कर पा रहा था। प्रेम जी से पूछ लेते हैं कि क्या प्रेम जी बीजेपी मानती है कि वाकई टिकट वितरण से ही जिस गड़बड़ी की अभी बात कही जा रही है, गलती वहीं से शुरू हुई, और अब आगे क्या प्लान होगा? क्योंकि कांग्रेस कह रही है कि अब चुनौती तो बढ़ चुकी है बीजेपी की, ये शुरुआत है बदलाव की। मैंने वो बात करी थी कि परसेप्शंस 2012 में भी बनाए गए, आपने उसको खारिज कर दिया, लेकिन मैंने कहा 2012 में भी नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ परसेप्शंस बनाने के प्रयास किए थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने फिर से रिकॉल करा और बहुतायत में जीत के आया, लगभग 22 स्टेट में। और अभी भी जिन बातों का उल्लेख किया जा रहा है, निश्चित रूप से हमने कहा है कि व्यापक दृष्टिकोण से व्यापक चर्चा की आवश्यकता है। इसीलिए जितने भी कार्यकर्ता वहां पर उनसे फीडबैक लेना, कार्यकारिणी से चर्चा करना, समीक्षा करना, उसके बाद में निष्कर्ष निकालना, क्योंकि चुनाव ना तो किसी एक फैक्टर से हारे जाते हैं ना एक फैक्टर से जीते जाते हैं। और हम मानते हैं हमारा कार्यकर्ता वहां पर सदृढ़ता के साथ में था, लेकिन मैंने इसके साथ ये भी स्वीकारा कि अगर कहीं भी अनुशासनहीनता होती है तो निश्चित रूप से पार्टी कार्रवाई करती है, और ऐसे लोग अगर निकलते भी हैं तो निश्चित रूप से उनको समझाई दी जाएगी। लेकिन काफी ध्यान देने की बात है ये कि अभी तक जब एकजुटता जैसा शब्द जिसका जिक्र होता था तो सीधे आरोप कांग्रेस पर ही लगते थे, और सबसे ज्यादा बीजेपी आरोप लगाती थी कि कांग्रेस के मंच पर नेता एक साथ दिखाई नहीं देते हैं, कमलनाथ किसी कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लेते हैं, जब चुनाव के लिए नामांकन होता है उस दौरान वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी नहीं देखने को मिलती है। बीजेपी में एकजुटता मंच पर दिखी, नरोत्तम मिश्रा टिकट कटने के बाद आए भी, लेकिन आखिरकार जनता तक वो संदेश फिर क्यों नहीं पहुंच पाया? आप बूथ मैनेजमेंट पर इतना ध्यान देते हैं, माइक्रो लेवल मैनेजमेंट जिसकी चर्चाएं हर जगह होती है, पन्ना प्रमुखों तक पर ध्यान दिया जाता है, लेकिन इस तरह की गलती होना वाकई समीक्षा करने की जरूरत तो है, लेकिन देखना यह कि आगे क्या कार्रवाई होती है। प्रेम जी नहीं, निश्चित रूप से इसीलिए तो मैंने कहा कि समीक्षा की आवश्यकता है। हमारे लिए हर सीट महत्वपूर्ण होती है, और हर चुनाव या उपचुनाव के बाद में हम समीक्षा करते हैं और संभावित कारणों को हम समाप्त भी करते हैं। और अगर जनता से जुड़ा कोई सवाल, कोई मुद्दा शेष रह गया है, या कोई ऐसा पहलू था जो चुनाव के समय हमें गंभीरता से लेना था वो ना ले पाए, उसको भी लिया जाता है। इसीलिए तो आप देखिए 22 राज्यों में हम 3 बार से केंद्र में हम, इसीलिए और हम अपनी हार से भी सबक लेते हैं और अपनी जीत से सत्ता में भी आप, लेकिन उपचुनाव में तो नहीं जीते। उमेश जी राज्यों का जिक्र कर दिया, केंद्र का जिक्र कर दिया, सत्ता में है लेकिन उपचुनाव तो नहीं जीते हैं। अब बताइएगा कि कांग्रेस को लेकर जो जीतू पटवारी ने कहा था कि ये नई कांग्रेस है, ये बदली हुई कांग्रेस है, तो नई कांग्रेस की आगे की रणनीति क्या होगी? अब देखिए, नई कांग्रेस जो है, भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से युवा मतदाताओं को, छात्रों को देश में उनके अरमान और उनकी जो संभावनाएं हैं उसको खत्म कर दिया। देखिए, सबसे जो दुखद बात होती है जब कोई भी युवा आगे भविष्य की आस खो दे, वो पीढ़ी के लिए बहुत दुखद स्थिति होती है। आज भारतीय जनता पार्टी चाहे प्रदेश में हो चाहे देश में हो, देश की युवा पीढ़ी, विद्यार्थी ने इनसे आशा खत्म कर दी है, उसका मनोबल खत्म हो गया। तो जिस युवा पीढ़ी का मनोबल खत्म हो जाता है वो युवा पीढ़ी जो है प्रतिशोध करती है, और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ देश के तमाम जो 18 साल से लेकर 30 साल के युवा हैं, चाहे बेरोजगारी का मसला हो चाहे शिक्षा का मसला हो, इस पर इनके ईंट से ईंट, चूल से चूल बजा दी गई। और जो भी चुनाव होंगे देश में, भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता बड़े उत्साह से कह रहे थे 22 राज्यों में, केंद्र में, आप देखिएगा एक भी राज्य इनका नहीं बचेगा, केंद्र में इनका सुपड़ा साफ हो जाएगा। तो उमेश जी आप ये कह रहे हैं कि युवा वर्ग कांग्रेस के साथ है? बिल्कुल, हम कांग्रेस युवा वर्ग के साथ हैं और युवा वर्ग कांग्रेस के साथ है। जिस प्रकार से पूरे देश में इन्होंने छोटी छोटी ठीक है प्रेम जी बताइएगा कैसे साधेंगे अब युवा वर्ग को? नहीं, शिक्षा के क्षेत्र में कितने परिवर्तन हुए। एक एम्स था 2001 में, आज कितने एनटीए आने के बाद में प्राइवेट कॉलेजेस में सीट सुरक्षित हुई, उसके बाद IIT IITs की संख्या, उसके बाद में मेडिकल कॉलेजेस की संख्या मध्य प्रदेश में लगभग 32 से ज्यादा। आज जेएनसी देख रहा है
आपने जो बरगलाने का कार्य करा था, निश्चित रूप से उसके ऊपर हमने जो डाटा और पिछले कई वर्षों की जो तपस्या, और मुझे बताइए ना 2024 में बिल आया, उसके पहले कांग्रेस कोई सदर योजना लाई थी क्या? झारखंड में आज बच्चों को आप मार रहे हैं, उनके ऊपर वाटर कैनन, कर्नाटका में वाटर कैनन, पंजाब में आपका फार्मेसी का पेपर लेकिन क्यों नहीं निकल रही है? तो जैन जी देख रहा है कि आप कहां पर कार्य कर रहे हैं और कहां पे नहीं। और समदर्शी विकास के साथ में आज बच्चों के भविष्य के लिए कॉलेजेस की बात हो, यूनिवर्सिटीज की बात हो, संपूर्णता के साथ में बढ़ाया भी गया। 2024 में अनफेयर मीन्स बिल्स भी लेके आए, उसको सदन करने की जब बात थी तब आप बाहर निकल गए थे। आपकी दृष्टि में जैन जी इडियट है और भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि में जैन जी जो है भारत का भविष्य है, और सुपर जैनजीज भी आ रहे हैं। मुझे लगता है जिस तरह के संवाद स्थापित आदरणीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से हुआ है, निश्चित रूप से जैन जी समझ रहा है कि कौन राजनीतिक दृष्टिकोण से 2014 के पहले कितने बिल लेकर आए थे, कितने पेपर्स आउट हुए थे, और 2014 के बाद छोटा सा जवाब ले लेते हैं उमेश जी, जल्दी से छोटा सा जवाब दीजिएगा। ठीक है प्रेम जी, उमेश जी जवाब दीजिएगा इसका। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं वो एक बार में पूरा उड़ेलना चाह रहे हैं, लेकिन जनता इसको स्वीकार करना नहीं चाह रही। आपने देश की बच्चियों के साथ आपकी पुलिस ने जो दुर्व्यवहार किया, ठीक है, अब मैं बोलना नहीं चाहता, बात मध्य प्रदेश से लेकर अब दिल्ली तक पहुंचती जा रही है उमेश जी, लेकिन अब देखना ही होगा। ये तो एक उपचुनाव हुआ जो सत्ता पक्ष नहीं जीता, विपक्ष जीत चुका है, लेकिन अब 2028 की क्या तैयारी होगी और समीक्षा का कितना असर होगा, आपकी जीत का आप पर कितना असर होगा। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में भाग लेने के लिए। तो देखिए, उपचुनाव के रिजल्ट सबके सामने, अब समीक्षा का दौर शुरू हो चुका है, लेकिन देखना होगा कि 2028 के चुनाव में इस समीक्षा का क्या फायदा मिलेगा और किस दल को मिलेगा। फिलहाल महाडिबेट में इतना ही। नमस्कार।